तो यहाँ पर फर्स्ट एक फॉर लूप लिखता हूँ। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 3 एंड आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट एफ। यहाँ पर अगर आई का वैल्यू हम दिखाना चाहता हूँ तो लिखना है आई इक्वल्स टू %d कॉमा देकर आई। तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ये जो आई है ये लोकल वेरिएबल है। मतलब इस आई का जो एग्जिस्टेंस, ये आई कहाँ पर अवेलेबल होगा कि जस्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट में ये आई का वैल्यू अवेलेबल होगा, इसके नीचे नहीं। मतलब यही जो प्रिंट यही फॉर लूप के अंडर में है, और फॉर लूप का बाहर अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर हम आई का वैल्यू यूज़ करूं तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब इसके नीचे अगर हम लिखों कि प्रिंट आई इक्वल्स टू %d कॉमा आई, तो ये इमीडिएटली एरर आ गया। अगर इसको चलाऊं, यहाँ पर एरर दे दिया कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। मतलब आई अभी फॉर लूप का बाहर चला गया, तो यहाँ पर आई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब आई एक लोकल वेरिएबल है जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही है, और फॉर लूप के अंदर मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट ही सिर्फ फॉर लूप के अंदर है। यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट ही फॉर लूप के अंदर में है और इसका बाहर आई एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसा भी ज़रूरत पड़ेगा कि हमको आई को फॉर लूप का बाहर में भी एक्सेस करना पड़ेगा, तब हम इस आई को बाहर में डिक्लेयर करूँगा। दैट इज हम ऐसा लिखूँगा कि इंट आई इक्वल्स टू 1, और इंट आई भी लिख सकता हूँ, इंट आई सेमीकोलन, और यहाँ पर इसके अंदर आई इक्वल टू 1। तब आई का जो स्कोप ये अभी मेन में चला गया। स्कोप का मतलब है एरिया, दैट इज स्कोप, ओके, स्कोप ऑफ आई इज मेन नाउ। ओके, मतलब स्कोप का मतलब जिस एरिया से कोई वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकता हूँ उस एरिया को हम बोलता हूँ कि स्कोप। स्कोप मतलब एरिया within which a variable is accessible। ओके, उस एरिया को हम स्कोप बोलता हूँ। अभी आई का स्कोप क्या हो गया, ये जो मेन जो है, ये मेन का ब्रेस ओपन एंड क्लोज, मतलब मेन के अंदर किसी भी जगह से हम आई को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन पहले जो था आई का स्कोप था फॉर लूप, सिर्फ फॉर लूप के अंदर से ही हम एक्सेस कर पा रहा था। लेकिन अभी आई का स्कोप हो गया मेन, मेन के अंदर हम किसी भी जगह से आई को एक्सेस कर सकता हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आई का वैल्यू दिखा देगा। तो अब क्वेश्चन है कि आई का कितना वैल्यू दिखाएगा। तो ये जो लूप रन कर रहा था ये 1 से लेकर 3 तक चल रहा था। मतलब आई का वैल्यू जब 4 होगा तो अभी ये लूप खत्म हो जाएगा। मतलब बाहर में आकर अभी आई का वैल्यू दिखाएगा 4। ओके, अगर इसको चलाऊं, ओके, तो अंदर में वो दिखाया आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, 3 एंड लास्ट में आई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक \n देने से और भी क्लियर हो जाएगा। और इसको बोलता हूँ कि आउटसाइड आई। ओके, और फिर से चलाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि पहले ये फॉर लूप का अंदर में हम जो लिखा है आई का वैल्यू, दैट इज आई इक्वल टू 1, 2, 3, ये 3 बार चला इस फॉर लूप, और उसके बाद फॉर लूप खत्म होने के बाद ये आउटसाइड आई का वैल्यू हो गया 4। ओके, 3 से एक ज़्यादा। तो यही होगा हर फॉर लूप में। ये यहाँ पर जो कंडीशन में जो वैल्यू लिखा है फॉर लूप का बाहर जाने के बाद ये काउंटर वेरिएबल, मतलब आई का वैल्यू होगा उससे एक ज़्यादा। एक ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमने तो एक एक करके इंक्रीमेंट किया है। अगर 2 करके इंक्रीमेंट किया तो 2 ज़्यादा होगा, अगर 3 करके इंक्रीमेंट किया तो 3 ज़्यादा होगा। ओके, ऐसा करके चलता रहेगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर i इक्वल टू i प्लस 2 कर दूँ तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब पहले i का वैल्यू होगा 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 5 हो जाएगा। ओके, 3 होने से तो निकल जाएगा। ओके, लूप ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 5 होगा और लूप से वो निकल जाएगा। ओके, मतलब अभी आउटसाइड i का वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, और इसको अगर चलाऊं, दैट इज पहले i था 1, उसके बाद 3, 2 करके इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद आउटसाइड i होगा 5। ओके, और ऐसा करके हम डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। ओके, मतलब ये लूप उल्टा भी चला सकता हूँ, ज़्यादा से लेकर कम तक, मतलब हम 5 to 1 भी कर सकता हूँ। तो तब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। ओके, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस। ओके, ऐसे उल्टा भी चला सकता हूँ, मतलब 5 4 3 2 1 ये 5 बार चलेगा और 5 4 3 2 1 उल्टा दिखाएगा और i का वैल्यू जब 0 होगा तब इससे निकल जाएगा। ये 1 तक चलेगा, जब i का वैल्यू 0 हो जाएगा तब यहाँ से निकल जाएगा, मतलब आउटसाइड i होगा 0। ओके, अगर इसको चलाऊं, ये 5 4 3 2 1 और आउटसाइड i का वैल्यू हो गया 0। ओके, तो ऐसा करके हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम लूप को चला सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो और एक बात, फॉर लूप में ये जो 2 सेमीकोलन है, ये 2 सेमीकोलन ही सिर्फ मैंडेटरी है यहाँ पर, और कुछ मैंडेटरी नहीं है, मतलब सभी ऑप्शनल है। तो हम सभी को ओमिट कर सकता हूँ इसको, ये जो 2 सेमीकोलन उसको छोड़ के बाकी सब हम यहाँ से हटा दिया, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ये लूप बन जाएगा एक इनफाइनाइट लूप। तो इसको बोलता हूँ इनफाइनाइट लूप, मतलब ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा। इनफाइनाइट लूप का मतलब दिस लूप, ओके, दिस लूप नेवर एंड्स, ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। ओके, मतलब ये प्रोग्राम अभी हैंग कर जाएगा, प्रोग्राम अगर चलाऊँ ये ख़त्म नहीं होगा। ये i का वैल्यू तो गार्बेज है, हमने तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है। तो i का वैल्यू अगर 1 कर दिया, जो भी करो वही वैल्यू दिखाते रहेगा। ये जो आउटसाइड i इस स्टेटमेंट में वो कभी नहीं आएगा। ओके, तो इससे i का वैल्यू 10 कर दिया, तो अगर इसको चला दूँ तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये i का वैल्यू 10 ऐसा दिखाते रहा। ओके, दिखाई जा रहा है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए अभी कंट्रोल ब्रेक प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, कंट्रोल ब्रेक, तब ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, दैट इज टू स्टॉप एन इनफाइनाइट लूप, प्रेस कंट्रोल प्लस ब्रेक। कंट्रोल ब्रेक प्रेस करने से इनफाइनाइट लूप को हम स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये इनफाइनाइट लूप यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो इनफाइनाइट लूप कब यूज़ करना है, जब हमको पता नहीं चलेगा कि लूप कितने बार तक चलाना होगा। ऐसा भी सिचुएशन आएगा, बाद में देखूंगा कि तब हमको पता नहीं चलेगा कि लूप को कितने बार रन करना है। सो दैट टाइम हमको ये इनफाइनाइट लूप यूज़ करना होगा। ओके, तो जब हम इनफाइनाइट लूप यूज़ कर रहा हूँ तब लूप से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। ओके, तो एक कंडीशन देकर हम कुछ ऐसा रास्ता बोल सकता हूँ जो रास्ते से इस लूप से हम निकल सकता हूँ। ओके, तो वो हम थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि वो कैसा होगा, मतलब ये इनफाइनाइट लूप को कैसे स्टॉप करना है। ये कंट्रोल ब्रेक तो किसी प्रोसीड्योर नहीं है, ये तो हम एबनॉर्मली स्टॉप कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस लूप को तो अच्छी तरह से ख़त्म करना है।
मतलब यूज़र को पता चलना चाहिए कि कहाँ ख़त्म होगा। ओके, तो एक परफेक्ट कंडीशन देने से ये लूप को ख़त्म करना होगा। ओके, तो वो हम थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ। हम इनफाइनाइट लूप को कैसे स्टॉप करेंगे और कैसे इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलना है। तो अब यहाँ पर ये जो 3 पोर्शन है, ये सेमीकोलन का लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल पोर्शन एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो इसमें से हम सभी पोर्शन को ओमिट कर सकता हूँ और किसी एक पोर्शन भी दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने कंडीशन दे दिया, i 5 तक चलेगा, लेकिन i तो हमें इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो हम इसके अंदर एक ब्रैकेट देकर i को इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ इसके नीचे। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि ये सेमीकोलन के राइट साइड नहीं करना पड़ेगा, हम अंदर में भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और ये मिडिल पोर्शन में हमने कंडीशन दे दिया, ये भी हम अंदर कर सकता हूँ। तो अंदर करने के लिए हमको एक और एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो हम बाद में देख रहा हूँ। अगर ये कंडीशन हम अंदर में लिखना चाहता हूँ तो अभी हम यहाँ पर ही दिया है, तो अभी ये लूप नॉर्मली चलेगा। और i का वैल्यू अगर 1 कर दूँ तो ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ये i तो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, और i का वैल्यू 6 होने से ये निकल जाएगा। अभी इनफाइनाइट लूप नहीं है, ये 1 से लेकर 5 तक चलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको चलाऊँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 5 और ये ख़त्म हो गया, और आउटसाइड i का वैल्यू हो गया 6। ओके, तो ऐसा करके हम किसी भी स्टाइल में इस फॉर लूप को लिख सकता हूँ। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि ये सेमीकोलन का सभी साइड में और सभी पोर्शन में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। हम किसी भी पोर्शन में लिख सकता हूँ और सभी को छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यही है फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स। तो पहले हम फॉर लूप के ऊपर कुछ प्रोग्राम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ और एक स्टेटमेंट हमको जानना है, उसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो उसको हम देखूंगा। तो इसके पहले फॉर लूप का कुछ रिलेटेड प्रोग्राम्स कर लेते हैं, तभी ये लूप कैसे काम कर रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो पहला प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम, to add the series 1 plus 2 plus 3 plus dot dot करके up to nth टर्म्स। तो ये n का वैल्यू यूज़र दे सकते हैं, n का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम इस सीरीज को ऐड करूँगा। दैट इज़ फॉर एग्जांपल, अगर n का वैल्यू 1 है तो रिजल्ट होगा 1, और अगर n का वैल्यू 2 है तो रिजल्ट होगा 1 plus 2 इक्वल्स टू 3, और अगर n का वैल्यू 3 है तो रिजल्ट होगा 1 plus 2 plus 3 इक्वल टू 6। ओके, ऐसा करके सीरीज हम ऐड करता रहूँगा। तो इसको करने के लिए पहले एक वेरिएबल चाहिए n, इसका वैल्यू तो हम यूज़र के पास से लूँगा, और एक वेरिएबल s और समेशन के लिए इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और हम पहले n का वैल्यू यूज़र के पास से ले लूँगा, दैट इज printf एंटर वैल्यू ऑफ n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और scanf डबल कोट्स में %d और कॉमा देकर %n। ओके, और अभी ये फॉर लूप n टाइम्स तक चलेगा। मतलब अभी लिखना है कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस।
और फॉर लूप के अंदर s इक्वल टू एस प्लस आई, और फॉर लूप का बाहर जाने के बाद हम s का वैल्यू दिखा दूंगा, दैट इज सम इज %s। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ओके ऐसा, तो यहाँ पर एक टेबल करता हूँ, दैट इज i and i less than or equal to n and s equal to s plus i। तो n का वैल्यू हम एज्यूम कर रहा हूँ कि यूज़र ने 3 दिया है, सो n इक्वल्स टू 3। तो पहले ये इंट i इक्वल टू 1 ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ओके मतलब i का वैल्यू होगा 1, और यहाँ से कंट्रोल आएगा कहाँ पर, इस इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन और इक्वल टू n, ओके कंट्रोल यहाँ पर आएगा। कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो n का वैल्यू तो 3 है, तो चेक कर रहा हूँ 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 3, यस 1 3 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू। ओके, तो अब कंट्रोल लूप का अंदर जाएगा, दैट मीन्स लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज s इक्वल टू एस प्लस आई, मतलब s का वैल्यू अभी 0 है पहले, ओके इंट s इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू अभी 0 है, तो s इक्वल टू 0 प्लस i का वैल्यू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और इसके बाद कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 1 था 2 हो गया, ओके तो अब यहाँ से कंट्रोल जाएगा फिर कंडीशन में, चेक कर रहा हूँ i का वैल्यू दैट इज 2 ये 3 से कम और इक्वल है, यस 2 3 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू है, और कंट्रोल फिर से फॉर लूप का अंदर जाएगा, और अभी s का वैल्यू क्या होगा, s इक्वल टू s का वैल्यू तो पहले 1 था, तो 1 प्लस i मतलब 2, ओके 1 प्लस 2 3 हो गया, और यहाँ से कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 2 था वो 3 हो गया, और फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ 3 का वैल्यू क्या 3 से कम और इक्वल है, यस 3 इज इक्वल टू 3, मतलब कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल फिर से जाएगा फॉर लूप का अंदर, मतलब s इक्वल टू एस प्लस आई, मतलब s इक्वल टू s का वैल्यू तो अभी 3 है, 3 प्लस आई मतलब 3 इक्वल्स टू 6, और यहाँ से कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 3 था अभी होगा 4। अब फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो 4 क्या 3 से कम और इक्वल है, नो 4 3 से कम भी नहीं इक्वल भी नहीं, मतलब कंडीशन अभी फॉल्स हो गया, तो अब कंट्रोल लूप का बाहर चला जाएगा, ओके यहाँ से वो बाहर चला जाएगा, और वो जाएगा इस s इक्वल टू एस प्लस आई का जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ये प्रिंट एफ सम इज %s, तो और यहाँ पर आकर ये सम का वैल्यू वो दिखा देगा, दैट इज सम इज 6, ओके तो ऐसा करके हम एक सीरीज का समेशन निकल सकता हूँ, दैट इज अगर इसको चलाऊं तो ये पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर 3 दिया है और सम इज 6, ओके और अगर कुछ और वैल्यू दूं तो n का वैल्यू 4 कर दिया, तो 6 तो हो गया था 3 तक, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा और 10 हो जाएगा,
दैट इज सम इज 10. ओके, तो यही है इस प्रोग्राम का लॉजिक. ओके, एनी डाउट? नो सर. ओके, तो ये एक सिंपल सीरीज का हमने समेशन को फाइंड किया. और अगर एक दूसरा सीरीज को प्रिंट करने के लिए बोला गया, फॉर एग्जांपल अभी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. तो अभी जो करना है कि अभी भी सीरीज को ऐड करना है, लेकिन ये 1 2 3 नहीं, 1 + 3 + 5 करके अप टू nth टर्म. मतलब अगर यूज़र n = 1 दिया तब तो 1 ही होगा, लेकिन अगर n = 2 दिया है तो 1 + 3 करना है 4, और अगर n = 3 है तो समेशन होगा 1 + 3 + 5 = 9. ओके, ऐसा करके ऑड नंबर्स को ऐड करना है. तो यहाँ पर एक चीज़ हमको याद रखना है कि ये जो i जो वेरिएबल हम लेकर काम कर रहा हूँ, ये काउंटर जैसा काम कर रहा है. मतलब इसका काम है काउंट करना कि फॉर लूप कितने बार चल रहा है. तो इसको हम चेंज नहीं करूँगा. ये जो i = 1, i <= n, i++ जो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा ही करूँगा हम. इसको अभी हम चेंज नहीं करूँगा. हमको जो चेंज करना है वो फॉर लूप के अंदर करूँगा हम. ओके, ये काउंटर में हम हाथ नहीं लगाएंगे, काउंटर में हम हाथ नहीं देंगे. हम जो करूँगा सब फॉर लूप के अंदर करूँगा, सेपरेट वेरिएबल लेकर. ओके, मतलब यहाँ पर ये जो 1 3 5 हमको दिखाना है, ये तो i से हम नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि i का वैल्यू तो 1 2 3 4 ऐसा करके चल रहा है. 1 3 5 ऐसा तो नहीं होगा. इसीलिए अभी हम इस i को लेकर अंदर में कुछ काम नहीं कर सकता हूँ. सिर्फ ये जो काउंटर होगा ये सिर्फ 1 करके इंक्रीमेंट होगा, इसको काउंट करने के लिए कि ये लूप कितनी बार चल रहा है. मतलब here I is used to count how many times a loop is executing. ओके, लूप कितने बार चल रहा है, इसको काउंट करने के लिए है i. ओके, काउंटर जैसा काम कर रहा है. तो ये जैसे हो रहा है वैसे ही करूँगा हम. दैट इज i को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है. और ये 1 3 5 हम पाऊँगा कहाँ से, इसके लिए और एक सेपरेट वेरिएबल हमको यहाँ पर लेना होगा. दैट इज int से p ले सकता हूँ, और इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया. ओके, और जो काम करना है ये p के ऊपर करना है, ये i के साथ कुछ नहीं. मतलब अभी हम ये फॉर लूप के अंदर लिखूंगा s = s + p. ओके, नॉट i. और इसके बाद p को तो अभी इंक्रीमेंट करना होगा. तो मतलब यहाँ पर हम एक ब्रैकेट देकर इसके बाद इस लाइन के बाद p = p + 2 ऐसा लिख सकता हूँ, और p + 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ. जो ऑगमेंटेशन ऑपरेटर जो था += 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पर अभी 2 स्टेटमेंट लिखना होगा. तो पहले तो p के साथ ऐड करना होगा, और उसके बाद p को 2 करके इंक्रीमेंट करना होगा. इसके लिए 2 स्टेटमेंट. तो अभी 2 स्टेटमेंट के लिए तो ब्रैकेट चाहिए, तो यहाँ पर हमको ब्रेस देना होगा. ओके, तो अब हमारा काम हो गया. तो अभी तो बाहर में जाकर s का वैल्यू दिखाना होगा, तो इसीलिए s लाइन तो सेम ही रहेगा, सम इज s. तो आप देख रहा हूँ कि ये कैसे चल रहा है. ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम है ऐसा, ये एंटर वैल्यू नहीं चाहिए. तो अब यहाँ पर m का वैल्यू जो है अभी हम ले लेता हूँ, n = से 3 कर दिया. ओके, तो अब यहाँ पर और एक टेबल करता हूँ.
सब पहले ले लिया p, उसके बाद i, उसके बाद i लेस देन और इक्वल टू n, n का वैल्यू तो 3 है, 3 लिख लिया, और इसके बाद s इक्वल टू s प्लस p। तो पहले p का वैल्यू 1 है और i का वैल्यू भी 1 ही होगा, इंट i इक्वल टू 1, इसके लिए i का वैल्यू 1, और यहाँ से वो कंडीशन पे आएगा और चेक कर रहा हूँ i का वैल्यू क्या 3 से कम और इक्वल है। यस, i 1 से 3 से कम है, मतलब ये कंडीशन ट्रू। तो अब कंट्रोल लूप का अंदर जाएगा, मतलब ये s इक्वल टू s प्लस p ये काम होगा। s का वैल्यू तो 0 है, इसका वैल्यू पहले 0 है, मतलब s इक्वल टू 0 प्लस p, p का वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और इसके बाद हो जाएगा p इक्वल टू p प्लस 2, मतलब p का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 इंक्रीमेंट होगा, मतलब p का वैल्यू तो 1 था, वो हो जाएगा 5, और यहाँ से वो कहाँ पर आएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट में आएगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट से हो जाएगा फिर से ये i प्लस प्लस, ओके, मतलब i का वैल्यू 1 था, ये हो जाएगा 2। तो अभी वो आएगा फिर से कंडीशन में और चेक करेगा 2 क्या 3 से कम और इक्वल है। यस, 2 3 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू, और कंट्रोल फिर से अंदर आएगा, और ये s इक्वल टू s प्लस p ये एग्जीक्यूट होगा। s का वैल्यू क्या था, s तो पहले 1 था, 1 प्लस p, p का मतलब 5, ओके, p का वैल्यू होगा 3 होगा, तो 2 इंक्रीमेंट करने से p का वैल्यू होगा 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो अब वो आएगा p प्लस इक्वल टू 2, तो p का वैल्यू फिर से 2 इंक्रीमेंट होगा, अब हो जाएगा 5, और फिर से वो क्लोजिंग ब्रेस में आएगा, और यहाँ से आएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू होगा 3। तो अब फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 3 क्या 3 से कम और इक्वल है। यस, 3 एंड 3 इक्वल, मतलब कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, और s इक्वल टू s प्लस b, मतलब s इक्वल टू पहले तो 4 था, 4 प्लस p मतलब 5 इक्वल्स टू 9, ओके, और इसके बाद फिर से p प्लस इक्वल टू 2, तो p का वैल्यू 5 था, वो हो जाएगा 7, और इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके बाद i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू अभी हो जाएगा 4। फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 4 क्या 3 से कम और इक्वल है। नो, 4 3 से कम भी नहीं, इक्वल भी नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने से वो लूप से बाहर चला जाएगा, और बाहर कहाँ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा इस लाइन पे, दैट इज sum is s। तो अब sum का वैल्यू मतलब s का वैल्यू अभी 9 है, तो वो दिखाएगा sum is 9, ओके। तो अब चला के देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। एंटर वैल्यू फॉर n 3 दे दिया, and sum is 9। तो ऐसा करके यहाँ पर एक सेपरेट वेरिएबल लेना पड़ रहा है ये सीरीज को ऐड करने के लिए और सीरीज को जनरेट करने के लिए। यहाँ पर i से कम नहीं होगा, क्योंकि i का वैल्यू तो 1 2 3 एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी जो हमको करना है एक सेपरेट वेरिएबल लेना है और उसको 2 करके इंक्रीमेंट करना है। तो यही हम यहाँ पर कर रहा हूँ, एक सेपरेट वेरिएबल लेकर यहाँ पर काम करना होगा। ओके, एनी डाउट यहाँ पर?
तो अभी तो हमने ऐड किया था सीरीज को, अभी नेक्स्ट टाइम में हम सीरीज को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये जो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स ये एक ही रहेगा, तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि एंटर वैल्यू n for which you want to find फैक्टोरियल। तो हम एक नंबर का फैक्टोरियल निकालूंगा, मतलब से राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो एक नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा, सपोज n इक्वल टू 4 अगर है तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, इट इज फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ऐड कर रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा करके, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एक ही प्रोग्राम, जस्ट एक चेंज करना है यहाँ पर, तभी हो जाएगा। ओके, तो इसका रिजल्ट होगा 24। तो यही है फैक्टोरियल। तो अभी n का वैल्यू तो हम यूज़र के पास से ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है, अभी तो सम नहीं करना है, तो ये वेरिएबल का नाम s रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी s इक्वल टू 0 नहीं करना है, क्योंकि अगर 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर s का वैल्यू 0 नहीं कर सकते, हमको करना है 1। ओके, अगर मल्टीप्लाई करना है तो सम के लिए होगा 0, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए 1 लेना होगा। तो अभी इस p का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि i से ही अभी काम चलेगा। तो अब करना है s इक्वल टू s इंटू आई, बस तभी ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दूंगा फैक्टोरियल इज s। ओके, तो ये सेम ही प्रोग्राम है, यहाँ पर ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं, एक ही लाइन है। तो अब जो यहाँ पर हो रहा है, और इसके ऊपर n का जो वैल्यू दूसरे 4 ही रखता हूँ, तो int n इक्वल्स टू 4, और s का वैल्यू अभी है 1। बस ये दो वेरिएबल लेना सही चलेगा, n एंड s। तो अभी यहाँ पर जो हो रहा है दैट इज सम के जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात है। यहाँ पर i एंड i लेस देन और इक्वल टू n, n का मतलब 4 भी लिख सकता हूँ, और s इक्वल टू s इंटू आई। तो पहले i का वैल्यू तो 1 होगा, और उसके बाद यहाँ से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, दैट इज i का वैल्यू क्या n से कम और इक्वल है, i 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, और वो आएगा फॉर लूप का अंदर, और s इक्वल टू s इंटू आई। तो s का वैल्यू क्या था 1, s इक्वल टू 1 इंटू आई, मतलब i का वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो अब वो जाएगा इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे, दैट इज i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू होगा 2। तो अभी फिर से कंडीशन में जाएगा, तो जाकर टेस्ट कर रहा है कि i का वैल्यू क्या 4 से कम और इक्वल है, यस, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। तो अब कंट्रोल आएगा फॉर लूप का अंदर में, दैट इज s इक्वल टू s इंटू आई, दैट इज s इक्वल टू अभी s का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आई मतलब i 2 है,
तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो अब कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू हो जाएगा 3। अब चेक कर रहा हूँ 3 क्या 4 से कम और इक्वल है? यस, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। और कंट्रोल फिर से अंदर जाएगा और s इक्वल टू s इंटू आई, मतलब s इक्वल टू अभी 2 है, 2 इंटू आई मतलब 3 इक्वल्स टू 6, और i का वैल्यू होगा 4। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। तब कंट्रोल वंस अगेन फॉर लूप का अंदर जाएगा और s का जो वैल्यू होगा s इक्वल टू अभी तो 6 है, 6 इंटू 4, ओके, i का वैल्यू दैट इज 24। और इसके बाद i प्लस प्लस, i का वैल्यू होगा 5। तो अब चेक कर रहा हूँ 5 क्या 4 से कम और इक्वल है? नो, 5 4 से कम भी नहीं, इक्वल भी नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स। और फॉल्स होने से वो लूप से निकल जाएगा, ओके, निकल कर जाएगा ये जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स फैक्टोरियल इज s, फैक्टोरियल इज s का मतलब है 24। तो ऐसा करके हम समेशन के जगह प्रोडक्ट को भी निकाल सकता हूँ, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इतना तक तो ठीक है। तो अभी जो करना है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अभी चेंज करता हूँ। तो किसी नंबर को पावर निकालना है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज find the power that is x to the power y, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब यहाँ पर दो नंबर होगा, दैट इज n तो होगा ही, और दो नंबर से x एंड y, दैट इज इंट x कॉमा y। और अभी n यहाँ पर नहीं चाहिए, n को डिलीट कर दिया, ओके। x एंड y दोनों नंबर चाहिए, दैट इज एंटर वैल्यू ऑफ x कर सकता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ x और एम्परसैंड x, और इसको कॉपी कर दिया, एंटर वैल्यू ऑफ y एंड एम्परसेंड y, ओके। तो x एंड y का वैल्यू ले लिया, अभी x टू दी पावर y करना है। तो x टू दी पावर y का मतलब क्या है कि हमको x को मल्टीप्लाई करते रहना है y तक, ओके, मतलब y टाइम्स। सो दैट मीन्स वी हैव टू multiply, ओके, मल्टीप्लाई x, तो वो खुद से ही मल्टीप्लाई करेगा, ओके, मतलब x इंटू, ओके, x इंटू x इंटू x इंटू x, ऐसा करके ये मल्टीप्लाई करते रहेगा y टाइम्स, ओके, ऐसा करना है, खुद को ही मल्टीप्लाई करना है खुद से। और ये कितने बार चलेगा? y टाइम्स चलेगा, ओके। तो यही है हम यहाँ पर प्रोग्राम, यही है पावर। तो हम x एंड y का वैल्यू तो ले लिया है, और भी एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, दैट इज इंट से s और f कुछ भी ले सकता हूँ, s इक्वल टू यहाँ पर भी 1 करना है, ओके। तो यहाँ पर रहेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए p कर देता हूँ। तो अभी हम नॉर्मल लूप चलाएंगे, दैट इज फॉर, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर ये चलेगा y तक, ओके। y टाइम्स करना है ये मल्टीप्लिकेशन,
इसके लिए 1 से लेकर y तक चलाना है और सेमीकोलन i प्लस प्लस, और मल्टीप्लाई करके हमको स्टोर करना है p के अंदर। तो हमको लिखना है कि p इक्वल टू p इंटू एक्स। ओके, x को मल्टीप्लाई करना है तो हमको लिखना है p इक्वल टू p इंटू एक्स। तो अभी ये पावर हो गया। ओके, तो अब लूप से बाहर जाने के बाद हमको p का वैल्यू दिखाना है, दैट इज पावर इज %d, p। ओके, तो अब देख रहा हूँ ये कैसे चल रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, तो अभी पहले i का वैल्यू है 1 और से x का वैल्यू कोई दिया है 2 एंड y का वैल्यू है 3। ओके, और p का वैल्यू 1। तो ये लूप y तक चलेगा, मतलब 3 तक चलेगा, मतलब i लेस देन और इक्वल टू y मतलब 3। और यहाँ पर करना होगा p इक्वल टू p स्टार x। ओके, तो पहले तो i का वैल्यू 1 है, यहाँ से वो कंडीशन में आएगा दैट इज i इक्वल टू 1। और कंडीशन चेक कर रहा हूँ अभी, क्या i 3 से कम और इक्वल है? यस, i का वैल्यू 1, वो 3 से तो कम ही है, मतलब कंडीशन इज ट्रू। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दैट इज p इक्वल टू, p का वैल्यू तो 1 है, तो पहले 1 इंटू x, x का वैल्यू 2 है, सो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। और इसके बाद कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 1 था, 2 हो गया। तो अभी फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो 2 क्या 3 से कम और इक्वल है? यस, 2 3 से कम ही है, मतलब कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल फिर से अंदर में जाएगा एंड p इक्वल टू p इंटू एक्स, मतलब p का वैल्यू 2 था, p इक्वल टू 2 स्टार x, x का मतलब 2, 2 इंटू 2, ओके, इक्वल्स टू 4। और फिर से i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 3। फिर से चेक कर रहा हूँ, 3 क्या 3 से कम और इक्वल है? यस, 3 इज इक्वल टू 3, सो कंडीशन ट्रू। और कंट्रोल फिर से अंदर में आएगा एंड यहाँ पर p इक्वल टू, p का वैल्यू तो 4 था, 4 इंटू आई, ओके सॉरी 4 इंटू 2, ओके x, p इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। ओके, अब i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो जाएगा 4। और फिर से चेक कर रहा हूँ, 4 क्या लेस देन और इक्वल टू 3 है? नो, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं है, मतलब अभी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब वो लूप से निकल जाएगा और निकल कर कहाँ पर जाएगा? इस प्रिंटफ में, दैट इज पावर इज p। ओके, यहाँ पर दिखाएगा पावर इज p, p का मतलब है 8, तो पावर इज 8। ओके, तो हमने तो पहले ऐड कर रहा था सीरीज, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा तभी हो जाएगा। तो ये लूप चल रहा है 1 से लेकर y तक, और हम x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खुद से। ओके, तो अभी ये पावर निकल गया, दैट इज 2 टू द पावर 3 इज 8। तो अभी हम चला के देख सकता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ x से 2, एंटर वैल्यू ऑफ y से 3, सो पावर इज 8।
तो और भी वैल्यू लेकर चेक कर सकता हूँ. ओके, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज 1 0 2 4 और 10 ले लिया. 2 to the power 10 मतलब 1024. So power is 1024. Okay. So any doubt? नहीं सर. ओके. तो ये हो रहा है नॉर्मल फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप. तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, और अभी तक हम जो लूप चला रहा हूँ ये तो पूरा लूप चल रहा है. ओके, मतलब हमने कंडीशन में जो वैल्यू दिया है वही तक चल रहा है. मतलब यहाँ पर तो y तक ही चलेगा, इसके कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं. तो लेकिन किसी भी सिचुएशन आ सकता है कि वहाँ पर हम ये कंडीशन में जो वैल्यू दिया है, मतलब ये y और n कुछ भी, इससे कम भी चलाना पड़ेगा. ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है. मतलब हम कंडीशन में जो दे रहा हूँ कि i लेस देन और इक्वल टू n, तो ये अभी तो लूप ये n तक ही चल रहा है. लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब क्या करना होगा, इस n से कम नंबर भी तक चलाना होगा. मतलब अगर i लेस देन इक्वल टू 5 है तो नॉर्मली ये तो 5 तक चलेगा. हम ऐसा कर सकता हूँ कि i का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तभी यहाँ से हम निकल जाऊँगा, मतलब लूप को स्टॉप कर दूँगा. ओके, मतलब इफ द कंडीशन is say I less than or equal to 5, तो ये लूप नॉर्मली चलेगा 5 तक, लेकिन हम इसके पहले ही लूप से निकल सकता हूँ, मतलब लूप को स्टॉप कर सकता हूँ. if the condition is I less than or equal to 5, then also we can stop the loop before meeting the condition. Okay, meeting this condition. ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के पहले ही हम इससे निकल सकता हूँ. ओके, मतलब ये लूप पूरा हम रन नहीं करना चाहता हूँ. दैट मीन्स we want to stop the loop before I equals to 5. ओके, और I equals to 6. I 6 होने से तो लूप ऐसा ही निकल जाएगा. तो I 6 होने का पहले ही हम यहाँ से निकलना चाहता हूँ. ओके, मतलब I इक्वल टू अगर 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है. ओके, मतलब 6 के पहले हम इस लूप से निकल सकता हूँ. तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है. तो अभी वही देखना है कि वो काम हम कैसे कर सकता हूँ. दैट इज इस लूप से वो नॉर्मली जो कंडीशन में निकलता है उसके पहले ही हम लूप से निकलना चाहता हूँ. ओके, तो उसके लिए हमको एक सेपरेट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है? इसका काम है फॉर लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देना. ओके, इट इज यूज्ड टू stop the loop immediately. ओके, ये लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देगा और कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देगा. ओके, इट विल stop the loop immediately and it will take the control outside the loop. ये लूप का कंट्रोल को लूप का बाहर निकाल देगा. ओके, यही है ब्रेक स्टेटमेंट का काम. तो आप देख रहा हूँ ये कैसे काम करता है. तो ब्रेक स्टेटमेंट हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकता हूँ? 2 जगह पर हम ब्रेक को यूज कर सकता हूँ. दैट इज वी कैन यूज ब्रेक
कहाँ पर? नंबर 1 इनसाइड स्विच केस। तो ये तो हमने पहले ही देख चुका हूँ। स्विच केस के अंदर तो हमने ऑलरेडी ब्रेक को यूज़ किया था। ओके, तो स्विच केस में हम यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 2 इनसाइड लूप, किसी भी लूप के अंदर हम ब्रेक को यूज़ कर सकता हूँ। तो सीधा तो 3 टाइप्स का लूप है, फॉर लूप, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो इसी 3 लूप के अंदर हम ब्रेक को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो अब देखता हूँ इसका काम क्या है। अगर लूप के अंदर यूज़ करूँ तो इसका काम क्या होगा। यहाँ पर अगर एक फॉर लूप लिख रहा हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो ये लूप तो अभी 5 टाइम्स चलेगा। ओके, इसके कम नहीं। लेकिन अगर हम चाहता हूँ कि हम 5 होने से पहले ही, मतलब एक्चुअली 6 होने से पहले, ये 6 होने से ये लूप स्टॉप होगा। 6 होने से पहले ही लूप को स्टॉप करना है। तो तब अगर हम ऐसा लिख दूँ कि ओनली ब्रेक, तो तब क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर हम लिख रहा हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर से दे दिया ब्रेक और printf %d कॉमा से i। ओके, सो i इक्वल टू %d। तो अब अगर इस लूप को चलाऊं तो आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ब्रेक दिया है इस प्रिंट के पहले और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर कंडीशन नहीं है तो ब्रेक क्या करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल तो लूप के अंदर आएगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उसको ब्रेक मिल जाएगा और ब्रेक सीधा कंट्रोल को फॉर लूप का बाहर कर देगा। और ब्रेक के नीचे जितना स्टेटमेंट होगा, मतलब लूप के अंदर लेकिन ब्रेक के नीचे, मतलब ब्रेक एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितना स्टेटमेंट होगा किसी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अगर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक दे दिया तो मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लूप का कोई आउटपुट नहीं होगा। तो अगर इसको चलाऊं तो नो आउटपुट, क्योंकि पहले ही इसको ब्रेक मिल गया और कंट्रोल को लूप से बाहर कर दिया। मतलब ये लूप अभी इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ये 5 टाइम्स नहीं चलेगा। हमने लिखा तो है 5, लेकिन अभी ये 5 टाइम्स नहीं चलेगा। तो यही है ब्रेक का यूटिलिटी, कि हम अगर किसी भी जगह पे ब्रेक दे दूं तो ये लूप पूरा नहीं चलेगा। ओके, तो अभी तो ये एक बार चला है लूप, लेकिन किसी वैल्यू तो नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि printf तो हमने ब्रेक का नीचे दिया है, लेकिन एक बार लूप चला है। ओके, मतलब आई जब 1 है तब एक बार इस लूप रन किया है, लेकिन ये प्रिंट मैसेज दिखाने का उसका कोई चांस नहीं मिला है, उसको दिखाने का पहले ये बाहर चला गया। ओके, तो ऐसा करने से हमको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ऐसा ब्रेक देने से यहाँ पर तो कुछ काम नहीं हुआ है, हमको तो कुछ काम करना होगा। तो इसीलिए हम जो करता हूँ, ब्रेक हमेशा इसी कंडीशन के साथ देता हूँ। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब हम ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इफ आई डबल इक्वल टू 2 देन ब्रेक। ओके, ये थोड़ा सा मीनिंगफुल प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि एक कंडीशन के साथ हमने ब्रेक दिया है। तो अब ये कैसे चलेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है।
पर है I और I लेस देन और इक्वल टू 5 एंड कंडीशन है I डबल इक्वल टू 2। ओके, और आउटपुट ओके। तो पहले I का वैल्यू है 1 और कंट्रोल आएगा कंडीशन पे, चेक कर है 1 5 से कम है या नहीं। यस, 1 5 से कम ही है, ट्रू। ओके, तो अब वो फॉर लूप का अंदर आया और ये कंडीशन चेक कर रहा है कि I का वैल्यू क्या डबल इक्वल टू 2 है। I का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या डबल इक्वल टू 2 है। नो, कंडीशन फॉल्स, मतलब वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, ये प्रिंटफ में, और दिखाएगा I इक्वल टू I, मतलब अभी वो I का वैल्यू दिखाएगा I इक्वल टू 1 और उसके बाद वो जाएगा इस क्लोजिंग ब्रैकेट में और इसके बाद जाएगा I प्लस प्लस। तो I का वैल्यू 1 था और अभी ये 2 हो गया। तो अब फिर से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो 2 का वैल्यू क्या 5 से कम और इक्वल है। यस, 2 5 से कम है, मतलब कंडीशन इज ट्रू। तो अब फिर से वो लूप के अंदर जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा क्या I इज डबल इक्वल टू 2। I का वैल्यू 2 है, तो 2 क्या डबल इक्वल टू 2। यस, कंडीशन ट्रू, मतलब अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और कंट्रोल जाएगा इस ब्रेक में और ये ब्रेक क्या करेगा, सीधा कंट्रोल को ये क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर निकाल देगा और ब्रेक एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितना लाइन है ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मतलब ये प्रिंटफ अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके पहले ही वो लूप से निकल जाएगा और निकलने के बाद ये चलता रहेगा, मतलब प्रोग्राम चलेगा, अभी प्रोग्राम रुकेगा नहीं, प्रोग्राम चलेगा, सिर्फ फॉर लूप रुक जाएगा। ओके, मतलब ये ब्रेक हम जिस फॉर लूप के अंदर दिया है वही फॉर लूप सिर्फ रुक जाएगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा I इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको चलाऊं तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, I इक्वल टू 1। ओके, तो यही है ब्रेक का फंक्शनलिटी कि जब भी कंट्रोल को ब्रेक मिलेगा तभी वो लूप से बाहर चला जाएगा इमीडिएटली और लूप स्टॉप हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो एक मीनिंगलेस प्रोग्राम है, सिर्फ तो एग्जाम्पल के लिए हम ये दिखाया, यहाँ पर तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम एक प्रोग्राम दिखाता हूँ प्रैक्टिकली जहाँ पर ब्रेक हम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ब्रेक का प्रैक्टिकल यूज़, दैट इज यूजिंग ब्रेक। तो हम प्राइम नंबर चेकिंग का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, दैट इज हमको चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर a number is prime or not। तो प्राइम नंबर हम दो तरीके से चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर दो टेक्निक है, हम दो टेक्निक ही दिखाता हूँ। पहला जो टेक्निक है उसमें ब्रेक हमको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो टेक्निक है उसमें ब्रेक का कोई काम नहीं, हम विदाउट ब्रेक ही कर सकता हूँ। तो पहला टेक्निक में हम एक वेरिएबल यूज़ करूँगा, उसका नाम देता हूँ से फ्लैग। तो फ्लैग के अलावा कुछ भी नाम दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद रखने के लिए इजी होगा, इसके लिए हम नाम लिया है फ्लैग, यूजिंग फ्लैग वेरिएबल। तो इसका काम क्या होगा हम थोड़ी देर बाद ही देखता हूँ। ओके, और नंबर 2 मेथड इज विदाउट यूजिंग फ्लैग। ओके, बिना फ्लैग से भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन पहला टेक्निक भी हमको ब्रेक यूज करना पड़ेगा, दैट इज
here we have to use break. Okay. तो पहला जो टेक्निक, सपोज यूजिंग टेक्निक 1, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ से n, तो n को चेक करना है वो प्राइम है या नहीं। तो सपोज n का वैल्यू 5 है, तो प्राइम नंबर तो हम जानता हूँ जो नंबर सिर्फ 1 एंड वही नंबर से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर का मतलब a number which is divisible by 1 and the number itself. ओके, मतलब ये जो 5 1 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यही नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका चेक करने का लॉजिक क्या है, तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं int flag इक्वल टू 0 और इस नंबर को हम 2 से स्टार्ट करके इस नंबर से एक कम तक, मतलब 2 से लेकर 5 - 1 मतलब 4 तक हम कंटिन्यूअली डिवाइड करते रहूँगा और उसका रिमाइंडर क्या होगा वो चेक करते रहूँगा। मतलब हम पहले n को डिवाइड करूँगा, मतलब 5 को डिवाइड करूँगा 2 से और चेक करूँगा इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है। मतलब 5% 2 क्या 0 है, और इसके बाद 5% 3 क्या 0 है, और उसके बाद 5% 4 क्या 0 है। तो ऐसा करके हमको चेक करते रहना। तो अगर किसी भी रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ से, तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है। ओके, मतलब ये जो 3 हमने डिवाइड किया, इसमें से अगर किसी भी रिमाइंडर 0 हो गया तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका और भी फैक्टर है। ओके, अगर प्राइम नहीं है तो उसका तो और भी फैक्टर होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। तो उस नंबर का एक्स्ट्रा फैक्टर है, मतलब वो प्राइम नहीं है। मतलब यहाँ पर इफ एनी रिमाइंडर इज 0 देन हम बोल सकता हूँ देन इट इज नॉट प्राइम, ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, तो अब इसको बोलने के बाद हम ये जो फ्लैग वेरिएबल इसको 1 कर दूंगा, फ्लैग इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम निकल जाऊंगा। ये तो फॉर लूप के अंदर डालना है और यहाँ से हमको निकल जाना। ओके, ब्रेक। तो ये तो पता चल गया कि अगर किसी भी रिमाइंडर 0 हो गया तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है। तो लेकिन प्राइम कब होगा, कब हम बोल सकता हूँ कि ये नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर तभी होगा जब सभी रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होगा। मतलब इफ ऑल द रिमाइंडर्स आर नॉन ज़ीरो। ओके, सभी रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तभी हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम है, देन इट इज प्राइम। तो कैसे पता चलेगा कि सभी रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है। ओके, तो हमने पहले जो देखा कि किसी भी रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है। तो लेकिन अभी हमको बताना है कि वो प्राइम है। तो प्राइम कब होगा, जब यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन में किसी भी रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, सभी रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, तभी ये प्राइम होगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इसीलिए हमने ये फ्लैग वेरिएबल लिया है। ये पता फ्लैग ही करेगा। मतलब अगर किसी भी रिमाइंडर 0 हो गया तो फ्लैग तो 1 हो जाएगा, और फ्लैग 0 है इसका मतलब
ये किसी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। ओके, दैट मीन्स हम फ्लैग वेरिएबल से हम ये चेक कर सकता हूँ। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकता हूँ कि इफ फ्लैग इज डबल इक्वल टू 0 देन इट इज प्राइम। ओके, तो फ्लैग 0 का मतलब क्या? फ्लैग 0 का मतलब ये जो रिमाइंडर हम चेक कर रहे हैं ये तो हम इफ से करूँगा, इफ कंडीशन से करूँगा। तो ये लिखना है इनसाइड इफ कंडीशन। ओके, इफ कंडीशन से हमको ये चेक करना है। तो अगर किसी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो फ्लैग तो 0 ही रहेगा। तो अब हम बोल सकता हूँ कि वो नंबर प्राइम है। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। दैट इज ए नंबर ले रहा हूँ, से इंट n इक्वल्स टू 5 एंड से फ्लैग ले लिया 0। तो अब लूप चला रहा हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 2 से शुरू करना है इस लूप को, 2 एंड i लेस देन और इक्वल टू, ये कब तक चलेगा? n माइनस 1 तक। ओके, 5 से एक कम तक, एंड i प्लस प्लस। तो अब इसके अंदर चेक करना है इफ n परसेंटेज i अगर 0 है, n को हम i से डिवाइड कर रहा हूँ, i का वैल्यू 2 3 4, ओके, ऐसा करके 3 बार चलेगा। तो अगर n परसेंटेज i 0 है मतलब इसका और भी कोई फैक्टर है, तब हम printf बोल सकता हूँ कि इट इज नॉट प्राइम। ओके, यह अभी प्राइम नहीं है। ओके, तो और इसके बाद हम फ्लैग को 1 कर दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, ब्रेक। अब तो इस लूप को चलाकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा तो आंसर मिल गया है कि ये प्राइम नहीं है। तो अब लूप और तो चलाने का ज़रूरत नहीं, हम इस लूप को स्टॉप कर सकता हूँ। लेकिन ये इसका कारण नहीं है कि यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया इसके लिए ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, तो ब्रेक करने का और भी एक वजह है, तो ये हम बाद में देख रहा हूँ कि ब्रेक नहीं देने से क्या होगा। तो अब हम यहाँ से ब्रेक दे दिया और फॉर लूप का बाहर जाने के बाद हम दिखाऊंगा फिर से कंडीशन चेक करना है कि फ्लैग का वैल्यू क्या है। तो फ्लैग का वैल्यू अगर 0 है तो हम बोल सकता हूँ कि ये प्राइम है। ओके, मतलब printf इट इज प्राइम। क्योंकि अगर एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और फ्लैग 1 हो जाएगा। तो फ्लैग 1 होने का मतलब ही है कि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है, मतलब इस नंबर का और भी फैक्टर है। तो और भी अगर फैक्टर है तो ये तो प्राइम नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इट इज़ नॉट प्राइम। ओके, और फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, तभी तो फ्लैग 0 रहेगा। एक बार अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो फ्लैग तो 1 हो जाएगा, फ्लैग तो 0 नहीं रहेगा। फ्लैग 0 है इसका मतलब ही है इफ कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम बोल सकता हूँ कि इफ कंडीशन नेवर सेटिस्फाइड। ओके, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया है, इसीलिए फ्लैग 0 है, मतलब ये रिमाइंडर भी 0 नहीं हुआ है। ओके, किसी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। ऑल रिमाइंडर्स आर नॉन जीरो, ऑल रिमाइंडर्स आर नॉन जीरो। ओके, तो अगर किसी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो तो प्राइम ही होगा, इसीलिए प्रिंट इट इज प्राइम। तो आप चला कर दिखाता हूँ, तो n का वैल्यू 5 है तो इट इज प्राइम। और अगर एक नॉन प्राइम लेता हूँ, से यहाँ पर
n का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, n इक्वल्स टू 6 कर दिया, तो 6 इट इज़ नॉट प्राइम। ओके, तो ऐसा करके हम प्राइम नंबर को चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर ब्रेक यूज़ करना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जो सवाल है कि अगर हमने ब्रेक हटा दूँ तो क्या होगा, ब्रेक देना क्या मैंडेटरी है यहाँ पर? आंसर इज यस, यहाँ पर ब्रेक देना ही होगा। तो अगर ब्रेक नहीं दिया तो क्या होगा, हम पहले देख लेता हूँ। तो अब इस ब्रेक को अगर कमेंट कर दिया और n का वैल्यू 6 ही है। ओके, तो अब देखता हूँ कि यहाँ पर काम कैसे चलेगा। ओके, तो ये हमारा कंडीशन है। ओके, ये ब्रेक को हमने हटा दिया। ओके, तो अब देख रहा हूँ ये काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। दैट इज पहले तो होगा i, और उसके बाद i लेस देन और इक्वल टू n-1, और उसके बाद कंडीशन n परसेंटेज i डबल इक्वल टू 0 एंड फ्लैग। ओके ओके, तो n का वैल्यू 6 है, पहले i का वैल्यू होगा 2। तो n का वैल्यू 6 मतलब 6 माइनस 1, ये चलेगा 5 तक। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, मतलब i का वैल्यू क्या 5 से कम और इक्वल है? यस, 2 इज लेस देन 5, मतलब कंडीशन ट्रू। और कंट्रोल इस फॉर लूप में, फॉर लूप का अंदर जाएगा और इफ का कंडीशन को चेक करेगा। तो n परसेंटेज i क्या डबल इक्वल टू 0, n का वैल्यू 6 है, तो 6 परसेंटेज i मतलब 2 क्या डबल इक्वल टू 0? यस, कंडीशन ट्रू हो गया। मतलब अभी कंट्रोल जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर और वो पहले दिखाएगा इट इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पर दिखा दिया इट इज नॉट प्राइम, और अभी ये फ्लैग 1 हो जाएगा, फ्लैग 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कोई ब्रेक नहीं है, मतलब ये लूप चलता रहेगा। ओके, ब्रेक नहीं देने का मतलब क्या, ये लूप तो रुकेगा नहीं, ये अभी भी चलेगा, क्योंकि ये तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। मतलब i का वैल्यू अब होगा 3, और फिर से चेक कर रहा हूँ 3 क्या 5 से कम और इक्वल है? यस, 3 इज लेस देन 5, मतलब कंडीशन ट्रू है। और कंट्रोल फिर से ये कंडीशन चेक करेगा n परसेंटेज i, यहाँ पर चेक कर रहा है n मतलब 6 परसेंटेज i मतलब 2, मतलब 3। 6 परसेंटेज 3 क्या डबल इक्वल टू 0 है? यस, डबल इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब फिर से फ्लैग 1 होगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि फ्लैग फिर से 1 हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन अब जो होगा ये इट इज नॉट प्राइम, ये फिर से दिखाएगा, मतलब इसके नीचे फिर से आएगा इट इज नॉट प्राइम। ये तो ठीक नहीं है, ये तो एक लॉजिकल एरर हो गया। मतलब ये मैसेज तो एक ही बार आना चाहिए, मैसेज तो 2 बार नहीं आना चाहिए, है ना। नंबर जो भी हो, प्राइम और नॉन प्राइम, ये मैसेज एक ही बार आना होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार आ रहा है। यही है इसका लॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज द लॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, इसीलिए हमको यहाँ पर ब्रेक देना होगा। ब्रेक देने से ये जो मैसेज ये एक ही बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर इसको चला कर दिखाता हूँ। ओके, दैट इज इट इज नॉट प्राइम, इट इज नॉट प्राइम। इसको अगर \n कर दूँ, दैट इज इट इज नॉट प्राइम, ये 2 बार आ रहा है। ओके, तो यही इसका लॉजिकल प्रॉब्लम।
तो अभी n का वैल्यू 6 है, इसीलिए 2 बार आ रहा है। अगर n का वैल्यू 100 कर दूं तो क्या होगा? तो n का वैल्यू 100 करने से n किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? n अगर 100 है तो पहले 2 से ये डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, ओके, और 50 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा। मतलब ये 7 नंबर से 100 डिवाइड हो सकता है, और जितने बार ये डिवाइड होगा उतने बार ये इट इज़ नॉट प्राइम दिखाते रहेगा। ओके, मतलब ये इट इज़ नॉट प्राइम अभी 7 टाइम्स आएगा। तो अगर इसको चलाऊं तो अभी इट इज़ नॉट प्राइम 7 टाइम्स आ रहा है। यही इसका लॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये तो एक ही बार दिखाना है। ओके, तो यही है लॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रेक देता हूँ इसके लिए। वो एक ही बार दिखाने के बाद, ये मैसेज एक ही बार दिखाने के बाद वो लूप स्टॉप हो जाएगा, दोबारा अभी नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पर ब्रेक दे दिया तो अब ये मैसेज एक ही बार आएगा। ओके, तो यही है ब्रेक देना और नहीं देने का डिफरेंस। ओके, एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? तो अब ये जो प्राइम नंबर चेकिंग का प्रोग्राम, ये जो फ्लैग लिया है, इसके अलावा भी हम कर सकता हूँ। तो और भी एक टेक्निक दिखाता हूँ, दैट इज सेकेंड टेक्निक, दैट इज प्राइम नंबर चेकिंग यूजिंग टेक्निक 2। तो यहाँ पर कोई फ्लैग और ब्रेक ये सब ज़रूरत नहीं है। विदाउट फ्लैग विदाउट ब्रेक भी हम कर सकता हूँ। यहाँ पर जो लॉजिक है वो है कि हमको नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना है। वी हैव टू फाइंड total number of factors, total number of factors of that number। ओके, जो नंबर को चेक कर रहा हूँ उसका फैक्टर कितना है वो काउंट करना होगा। तो हम तो जानता हूँ कि प्राइम नंबर का फैक्टर 2 होता है। वी नो that number of factors of a prime number is 2। ओके, प्राइम नंबर का फैक्टर तो 2 है, 2 फैक्टर होता है, 1 and the number itself, 1 and the number itself। okay. तो अगर किसी नंबर का फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गया तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है। ओके, मतलब इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ग्रेटर देन 2 देन हम बोल सकता हूँ कि दिस नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, ये प्राइम नहीं है। और एल्स इट इज प्राइम। यही इसका लॉजिक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करना है। अगर वो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नहीं है, और एल्स इट इज़ प्राइम। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, 2 तो होगा ही होगा। ओके, तो इधर 2 होगा और 2 से ज़्यादा होगा, यही हो सकता है।
तो अगर 2 है तो वो प्राइम है। ओके, तो अब हमको काउंट करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स को। ओके, तो ये तो इजी है। तो यहाँ पर सपोज नंबर ले लेता हूँ 6, और एक यहाँ पर तो फ्लैग नहीं चाहिए, हम फ्लैग के जगह वेरिएबल लेता हूँ c इक्वल टू 0। तो अब अगर n परसेंटेज आई, ये लूप अभी चलाऊंगा हम n से लेकर n तक, n माइनस 1 नहीं। ओके, और ये पूरा 1 से ही चलाना स्टार्ट करूंगा, 1 से लेकर n तक। तो अगर n परसेंटेज आई 0 हो गया तो हम c प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, और इसको बाहर निकालने के बाद हम चेक करूंगा इफ c डबल इक्वल टू 2 है तो हम बोल सकता हूँ कि प्रिंटर इट इज प्राइम एंड एल्स हम बोल सकता हूँ प्रिंटर इट इज नॉन प्राइम। ओके, नॉट प्राइम। बस यही प्रोग्राम है। तो ये n का वैल्यू 6 है, तो आप देख रहा हूँ ये कैसे रन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम। तो n का वैल्यू 6 एंड i का वैल्यू पहले तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन है 1 लेस देन और इक्वल टू n, और कंडीशन है n परसेंटेज i डबल इक्वल टू 0। ओके, और c का वैल्यू 0 है, तो पहले i1, तो n का वैल्यू है 6, तो 1 क्या 6 से कम है? यस, ट्रू, कंडीशन ट्रू। और अभी ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ n परसेंटेज आई, तो 6 परसेंटेज 1 क्या डबल इक्वल टू 0 है? यस, कंडीशन ट्रू। तब हम c को प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब यहाँ पर c का वैल्यू लेता हूँ, c क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब इसके बाद i का वैल्यू होगा 2, तो फिर से चेक कर रहा हूँ 2 क्या 6 से कम है? यस, कंडीशन ट्रू। और अभी चेक कर रहा हूँ 6 परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0 है? यस, तो अब फिर से c इंक्रीमेंट होगा, मतलब c का वैल्यू होगा 2, तो अब i का वैल्यू होगा 3। फिर से चेक कर रहा हूँ 3 क्या 6 से कम है और इक्वल है? यस, कंडीशन ट्रू। तो अब फिर से 6 परसेंटेज 3 क्या डबल इक्वल टू 0 है? यस, कंडीशन ट्रू। तो अब c का वैल्यू होगा 3, तो अब i का वैल्यू होगा 4, तो 4 क्या 6 से कम है? यस, 4 6 से कम है। तो अब फिर से डिवाइड कर रहा हूँ 6 परसेंटेज 4 क्या डबल इक्वल टू 0? नो, तो अब कुछ नहीं होगा, अब i का वैल्यू होगा 5। तो अब चेक कर रहा हूँ 5 क्या 6 से कम है? यस, 5 6 से कम है। तो अब फिर से डिवाइड होगा 6 परसेंटेज 5 क्या डबल इक्वल टू 0? नो, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, और i का वैल्यू होगा 6, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6। यस, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर भी 6 परसेंटेज 6 क्या डबल इक्वल टू 0? यस, तब यहाँ पर c प्लस प्लस होगा, मतलब c का वैल्यू होगा 4। और लास्ट टाइम i का वैल्यू होगा 7, तो 7 6 से कम भी नहीं और इक्वल भी नहीं, तो अब कंडीशन होगा फॉल्स, अब लूप स्टॉप हो जाएगा। तो अब c का वैल्यू क्या होगा? ये 4,
मतलब ये 2 नहीं है। तो अगर 2 नहीं है तो हम बोल दूंगा ये प्राइम नहीं है। ओके, तो अब लूप खत्म होने के बाद ये तो कंडीशन पे आएगा और चेक करेगा सी का वैल्यू क्या 2 है। नो, सी का वैल्यू 2 नहीं है, मतलब वो एल्स में जाकर ये दिखाएगा इट इज नॉट प्राइम। ओके, एनी डाउट? Any confusion? Okay. तो यह है प्राइम नंबर चेकिंग का प्रोग्राम, और हमने इसके पहले ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखा था। और ब्रेक का उल्टा भी एक स्टेटमेंट है, इसका नाम है कंटिन्यू। तो अब देख रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का काम ब्रेक का ठीक उल्टा है, मतलब ये लूप को कंटिन्यू करता रहेगा। ब्रेक का काम तो लूप को स्टॉप कर देना था, लेकिन ये स्टॉप नहीं करेगा, ये लूप को चलाते रहेगा। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट इटरेशन। तो इसको हम ऐसे बोलता हूँ कि इट विल कंटिन्यू द लूप फ्रॉम नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन से लूप को वो कंटिन्यू करता रहेगा, लूप स्टॉप नहीं होगा, लूप विल नॉट स्टॉप। ओके, तो अब देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यूजिंग कंटिन्यू। तो अब से फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और इसके अंदर से इफ से i परसेंटेज 2 अगर डबल इक्वल टू 0 है तो हम बोलता हूँ कि कंटिन्यू। ओके, और एल्स i का वैल्यू दिखा दिया i परसेंट डी आई। ओके, तो अब देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर एक टेबल कर लेते हैं दैट इज i, उसके बाद i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड i परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। ओके, तो पहले i का वैल्यू 1 है, तो हम कंडीशन पे आता हूँ, दैट इज चेक कर रहा हूँ i का वैल्यू क्या 5 से कम और इक्वल है। यस, i 1, ये 5 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू। तो अब कंट्रोल आएगा लूप का अंदर और ये कंडीशन चेक करेगा। तो i परसेंटेज 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, i का वैल्यू है 1, तो 1 परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स। तो अब वो कंटिन्यू पे नहीं आएगा, वो आएगा प्रिंटफ में, और प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब i इक्वल टू i का वैल्यू 1, so i इक्वल टू 1। ओके, तो अब कंट्रोल जाएगा इस क्लोजिंग ब्रैकेट में, और यहाँ से जाएगा i प्लस प्लस, और i का वैल्यू होगा 2। तो अब चेक कर रहा हूँ, फिर से कंडीशन पे आ रहा हूँ, 2 क्या 5 से कम और इक्वल है। यस, 2 5 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू।
तो अब चेक कर रहा हूँ ये कंडीशन, दैट इज आई परसेंटेज 2, आई का वैल्यू 2 है, तो 2 परसेंटेज 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? यस, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने से कंट्रोल जाएगा इस कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। तो कंटिन्यू का काम है कंट्रोल को इस आई प्लस प्लस में ट्रांसफर कर देना। ओके, मतलब अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई का वैल्यू 2 था, वो हो जाएगा 3। ओके, आई का वैल्यू होगा 3, अभी कोई प्रिंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो हो रहा है ये कंटिन्यू एंड जो क्लोजिंग ब्रैकेट, इसका बीच का जो लाइन ये अभी स्किप हो गया, लेकिन लूप चल रहा है। ब्रेक में जो हो रहा था, ब्रेक में ब्रेक कंट्रोल को ये क्लोजिंग ब्रेस का बाहर निकल दे रहा था, मतलब लूप स्टॉप हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर लूप स्टॉप नहीं हो रहा है, लूप अभी तक चल रहा है, लेकिन कंटिन्यू एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो लाइन ये अभी स्किप हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यही है डिफरेंस। ओके, तो अब आई का वैल्यू 3, तो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 3 5 से कम है, तो कंडीशन ट्रू। तो अब फिर से ये इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्या आई परसेंटेज 2 मतलब 3 परसेंटेज 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? नो, कंडीशन फॉल्स। तो कंटिन्यू पे नहीं आएगा, वो प्रिंट करेगा आई इक्वल टू आई। तो आई का मतलब है आई इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब फिर से जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू होगा 4, 4 5 से कम है, कंडीशन ट्रू। और अब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, 4 परसेंटेज 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? यस, कंडीशन ट्रू। अब वो कंटिन्यू पे जाएगा, कंटिन्यू फिर से कंट्रोल को इस इंक्रीमेंट में भेज देगा, दैट इज यहाँ पर भी कोई आउटपुट नहीं होगा, लेकिन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, दैट इज आई का वैल्यू हो जाएगा 5। ओके, आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आई 5 होगा, तो 5 एंड 5 इक्वल, तो कंडीशन ट्रू। और फिर से इफ का कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो 5 परसेंटेज 5 क्या डबल इक्वल टू 0? यस, कंडीशन ट्रू। मतलब फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये आई प्लस प्लस यहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर तो कोई आउटपुट नहीं होगा। ओके, तो 5 परसेंटेज 5 इक्वल टू 0, तो अभी कोई आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पर जस्ट आई प्लस प्लस हो जाएगा और आई का वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, और ये 6 तो 5 से कम भी नहीं और इक्वल भी नहीं, ये ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन अभी फॉल्स और ये लूप से बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स ये क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर चला जाएगा और ये नीचे चलता रहेगा। और ये 5 परसेंटेज ये 2 होगा, तो 5 परसेंटेज 2, तो ये 9 होगा। 5 परसेंटेज 2 0, इट इज 9। 5 परसेंटेज 2 9, मतलब यह अभी आउटपुट को दिखाएगा, अभी कंटिन्यू नहीं होगा, अभी आई का वैल्यू दिखाएगा, दैट इज आई इक्वल्स टू 5। तो अब इसके बाद आई का वैल्यू होगा 6, 6 5 से कम नहीं है, 5 से ज़्यादा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया और लूप स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा अभी आउटपुट होगा आई इक्वल टू 1 3 एंड 5, मतलब सिर्फ ऑड नंबर को अभी दिखाया, इवन नंबर को नहीं दिखाया।
तो ये हमने कंटिन्यू से किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कंटिन्यू से ही करना होगा, हम विदाउट कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। मतलब हम यहाँ पर पहले इसको आउटपुट दिखा दिया, दैट इज आई इक्वल टू 1, 3 एंड 5। यहाँ पर अगर बैक स्लैश एन दे दूँ तो सेपरेट लाइन पे आएगा, दैट इज आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 5, और नंबर को दिखाया। तो ये हम बिना कंटिन्यू से भी कर सकता हूँ। मतलब अगर ऐसा कर दिया कि आई परसेंटेज टू नॉट इक्वल टू 0, देन ये कंटिन्यू को हटा दिया और प्रिंट परसेंटेज, तो यहाँ पर भी ऑड नंबर ही आएगा, मतलब आउटपुट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम आउटपुट। तो कंटिन्यू हम यूज़ कर सकता हूँ, ये रेयर केस में यूज़ होता है, कंटिन्यू ज़्यादा हम यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, ज़्यादा तरीके से ये तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है, कंटिन्यू इतना यूज़ हम नहीं करता हूँ, लेकिन कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो बिना कंटिन्यू से भी हम ये काम कर सकता हूँ। तो यही है ब्रेक एंड कंटिन्यू का डिफरेंस। तो इसका मतलब ये ब्रेक एंड कंटिन्यू का जो डिफरेंस हुआ है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक में क्या होता है कि यहाँ पर लूप स्टॉप हो जा रहा है। Once break is encountered, loop will be stopped. Okay, loop stop हो जाएगा। लेकिन if continue is encountered, then loop will continue. Okay, loop continue होता रहेगा, लूप कभी रुकेगा नहीं। ये है पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस जो है, दूसरा ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटी है। मतलब ये ब्रेक एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का बीच में जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा। ओके, दैट इज ये है सिमिलरिटी। Similarity, that is the statements between break and closing bracket, closing brace will be skipped. Okay, ब्रेक एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो स्टेटमेंट होगा वो स्किप हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम होगा, दैट इज सिमिलरिटी। स्टेटमेंट बिटवीन कंटिन्यू एंड क्लोजिंग ब्रेस विल बी स्किप्ड। बिटवीन कंटिन्यू एंड क्लोजिंग ब्रेस will be skipped. Okay, closing brace will be skipped. तो ये है दोनों सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है। अगर ब्रेक एक बार मिल गया तो लूप स्टॉप हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू में लूप चलता रहेगा। okay? तो यही है नॉर्मल फॉर लूप, और हम इसके बाद हम नेक्स्टेड फॉर लूप करेंगे, लेकिन इसके पहले हम व्हाइल लूप को देख लेते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। तो ये व्हाइल लूप एंड फॉर लूप दोनों ही टेक्निकली सेम है। तो पहले तो ये बात ही जानना होगा कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप आर बोथ technically same.
मतलब फॉर लूप से जो काम हो सकता है वो व्हाइल लूप से भी हो सकता है, और उल्टा व्हाइल लूप से जो काम हो सकता है वो फॉर लूप से भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फॉर लूप से हो रहा है लेकिन व्हाइल लूप से नहीं होगा, और व्हाइल लूप से हो रहा है लेकिन फॉर लूप से नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोनों लूप से ही हम सब काम कर सकता हूँ। तो लेकिन सिर्फ सिंटैक्टिकली डिफरेंस है। दैट मीन्स ओनली syntactical differences are there. Okay, syntactical difference are there. Okay, syntactical difference है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले while loop का सिंटैक्स देखता हूँ। तो पहले हमको while loop का पहले हमको इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज, और इसके नीचे है while, और ब्रैकेट के अंदर देना है कंडीशन, और उसके बाद ब्रेस ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर है स्टेटमेंट, और हम वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यही है व्हाइल लूप का नॉर्मल सिंटैक्स। तो यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन, ये नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, ये नंबर 1, और ये जो कंडीशन यह है नंबर 2, और ये स्टेटमेंट यह है नंबर 3, और वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये है नंबर 4। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन को छोड़ के बाकी जो है ये इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट, वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सभी हम ओमिट कर सकता हूँ। तो कंडीशन में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये ब्लैंक नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा। ओके, और बाकी सब ऑप्शनल है, हम दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ। तो अगर ये स्टेटमेंट, वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब नहीं देना चाहता हूँ तो आइदर ये ब्रेस देना पड़ेगा ओपन क्लोज, अदरवाइज एक सेमीकोलन देना होगा। मतलब अगर ऐसा लिख रहा हूँ कि व्हाइल कंडीशन, यहाँ पर अगर ब्रेस हम नहीं देना चाहता हूँ तो एक सेमीकोलन देना होगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब है null स्टेटमेंट। सेमीकोलन मीन्स null स्टेटमेंट। ओके, आइदर सेमीकोलन देना होगा, और हम ऐसे कर सकता हूँ कि व्हाइल कंडीशन एक ब्रैकेट ओपन क्लोज ऐसा करके छोड़ सकता हूँ। ओके, अगर व्हाइल का कंडीशन का रेस्पेक्ट में कुछ हम लिखना नहीं चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ऐसा कर दिया कि व्हाइल, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ से इंट से i इक्वल टू 1, और ये ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, सपोज सिर्फ ब्रेस ओपन क्लोज करके छोड़ दिया। तो अगर इसको चलाऊं तो ये एरर देगा, ये एरर दे रहा है कि बोल रहा कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट। ओके, तो ये पेरेंथेसिस के अंदर कुछ देना होगा। तो अगर यहाँ पर हम कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनी वैल्यू हम दे सकता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, एनी कंडीशन हम जो चाहे दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आई भी दे सकते हैं, यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 5 कुछ भी दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये ब्रेस के अंदर कुछ दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसा किया तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो कभी फॉल्स नहीं होगा, ये तो सारे ज़िंदगी भर ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि आई का वैल्यू तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा ये कंडीशन। तो मतलब ये लूप कभी रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो कोई आउटपुट भी नहीं आएगा और प्रोग्राम भी रुकेगा नहीं। और इसके अंदर अगर कुछ मैसेज भी दे दूँ से हेलो, ये भी दिखाते ही रहेगा। ओके, तो अगर इसको चलाऊं तो यहाँ पर ये हेलो हेलो दिखाते ही जा रहा है, क्योंकि ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि आई का वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सारे ज़िंदगी भर ट्रू ही रहेगा। ओके, तो इसीलिए ये बन गया एक इनफाइनाइट लूप। तो हम इसको तो पहले ही देख चुका हूँ,
कंट्रोल ब्रेक दबाकर हम इसको रोक सकता हूँ। ओके, अब ये रोक लिया। तो ये इनफाइनाइट लूप के बारे में हम बता रहा हूँ बाद में। और हम यहाँ पर अगर ब्रेस नहीं देना चाहता हूँ तो एक सेमीकोलन दे सकता हूँ। तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप ही होगा, लेकिन कोई एरर नहीं होगा। तो अगर सेमीकोलन को हटा दूँ तब ये एरर दे देगा। अभी अगर इसको चलाऊं तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट। ये क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले एक प्राइमरी एक्सप्रेशन का ज़रूरत है। तो हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और अगर नहीं लिखा तो एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके, मतलब ये सेमीकोलन एक स्टेटमेंट माना जाता है। तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं होगा। ओके, तो कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये भी तो एक इनफाइनाइट लूप है। ओके, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको भी कंट्रोल ब्रेक दबाकर स्टॉप करना होगा, और ये स्टॉप हो गया। ओके, तो अब अगर हम इनफाइनाइट लूप लेकर काम कर रहा हूँ तो इसको तो स्टॉप करना होगा। तो हम इसके अंदर एक कंडीशन दे सकता हूँ, से इफ आई डबल इक्वल टू से 2। ओके, तो ये यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, तो ये आई का वैल्यू 2 होने से ये स्टॉप हो जाएगा। और इसका पहले हम प्रिंट एफ करके एक मैसेज ले सकता हूँ, से हेलो। ओके, तो अब देखता हूँ ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट भी करना होगा, दैट इज आई प्लस प्लस। तो अब देख रहा हूँ ये कैसे चल रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, तो अब यहाँ पर भी एक टेबल करता हूँ। तो पहले है आई, और उसके बाद कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू 5, एंड से आउटपुट, और इसके बाद और भी एक कंडीशन है आई डबल इक्वल टू 2। ओके, तो पहले ये इंट आई इक्वल टू 1 ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब आई का वैल्यू 1 हो गया, और कंट्रोल आएगा इस फॉर व्हाइल लूप में। अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, 1 5 से कम है, मतलब ये ट्रू। और ये कंट्रोल इस व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, और ये हेलो को दिखाएगा। तो आउटपुट होगा हेलो, और उसके बाद वह इसका नीचे जो कंडीशन इसमें आएगा। तो हम कंट्रोल कंडीशन चेक कर रहा हूँ, आई का वैल्यू क्या 2 है, आई क्या डबल इक्वल टू 2, आई का वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो कंडीशन फॉल्स। तो अब उसका ब्रेक नहीं मिलेगा, अब वो आएगा आई प्लस प्लस में, दैट इज आई का वैल्यू होगा 2। तो अब यहाँ से वो आएगा ये क्लोजिंग ब्रैकेट में, और क्लोजिंग ब्रैकेट से वो जाएगा व्हाइल लूप का हेडर लाइन पे, दैट इज। फिर से कंडीशन चेक कर रहा है, क्या आई का वैल्यू 5 से कम और इक्वल है, आई का वैल्यू 2 है, 2 क्या 5 से कम और इक्वल है, यस, कंडीशन ट्रू। तो वो फिर से व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, और ये हेलो को दिखाएगा। तो हेलो को दिखा दिया, और इसके बाद फिर से इफ कंडीशन। तो आई का वैल्यू क्या डबल इक्वल टू 2 है, आई का वैल्यू 2, तो 2 क्या डबल इक्वल टू 2, यस, 2 डबल इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू। ओके, मतलब अभी ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से कंट्रोल को बाहर निकाल देगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर, और बाहर जाकर वो नीचे चलता रहेगा,
तो प्रोग्राम तो रुकेगा नहीं, प्रोग्राम तो चलेगा, ये लूप स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमारा आउटपुट हो गया 2 बार हेलो। तो ये तो चलना चाहिए था 5 बार, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसके पहले इसको रोक दिया, तो 2 बार हेलो दिखाकर उसको स्टॉप कर दिया। तो ये भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हो गया 2 बार हेलो। अगर इसको चलाऊँ, ओके, तो अब 2 बार हेलो दिखाकर वो रुक गया। यहाँ पर \n हम दे सकता हूँ। ओके, ये 2 बार हेलो दिखा दिया। तो अगर इसको अच्छी तरह से ये लूप को देखूं, तो ये फॉर लूप की तरह ही चल रहा है। ये कंडीशन हम हटा देता हूँ, तो सिर्फ अगर हेलो कर दिया, इस यहाँ पर i <= 3 कर दिया। ओके, तो हम इसको अगर फिर से देखूं, तो ये इंट i = 1, यह है नंबर 1 लाइन, और i = 3, यह है 2 सेकंड नंबर लाइन। ओके, और हेलो यह है 3 नंबर, और i++ यह है 4 नंबर। ओके, मतलब पहले ये 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसके बाद वो आ रहा है व्हाइल लूप में, मतलब कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद ये जो हेलो मतलब नंबर 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद i++ मतलब नंबर 4, और उसके बाद तो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट से वो कहाँ जा रहा है, फिर से ये कंडीशन पे, और अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से नंबर 3 नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद फिर से नंबर 2, और अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा। ऐसा करके चलता रहेगा, ये 2 3 4 2 3 4 ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर चला जाएगा। ओके, ये लूप से बाहर चला जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो, इफ फॉल्स, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट से कंडीशन में जाएगा इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, मतलब यहाँ पर पहले नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, इसके बाद नंबर 3, इसके बाद नंबर 4, और 4 से वो आ रहा है 2 तक, और 2 3 4 2 3 4 ऐसा करके वो चल रहा है। नंबर 1 एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और 2 3 4 ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो यही फॉर लूप में भी होता था, फॉर लूप में सेम टेक्निक अप्लाई कर रहा था। 1 2 3 4, और वहाँ में भी फॉर लूप में भी 1 जो लाइन था, नंबर 1 लाइन, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और 2 3 4 बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पर सिंटैक्टिकल डिफरेंस। ये जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड ये जो स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब अलग सा लाइन पे लिखा है हमने, यही डिफरेंस है। मतलब ये है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, लूप का जो बॉडी, ओके, ये जो स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ द लूप आर रिटन इन सेपरेट लाइन्स। तो यही है व्हाइल लूप का स्पेशलिटी, कि दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप आर रिटन इन सेपरेट लाइन्स। यही है इसका स्पेशलिटी, अलग सा लाइन पे लिखना पड़ेगा। और फॉर लूप में ये सब हम एक ही लाइन पे लिखता था, मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड ये जो वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हम एक ही लाइन में लिख सकता था, लेकिन बॉडी को भी लिख सकता हूँ। ओके,
फॉर लूप में बॉडी को भी हम एक ही लाइन पर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी का मतलब व्हाइल लूप एंड फॉर लूप सेम है, सिर्फ टेक्निकल मतलब सिंटैक्टिकल जो डिफरेंस, उसके अलावा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है सिर्फ, उसके अलावा बाकी सब फंक्शनलिटी की बात करूँ अगर, फंक्शनलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों का फंक्शनलिटी सेम है। दैट इज फंक्शनलिटी ऑफ फॉर लूप and while loop is same. ओके, तो अब जो सवाल है कि कब फॉर लूप करना है कि कब while लूप करना है, तो फॉर लूप हम तभी करता हूँ जब हमारा कोई सीरीज और सीक्वेंस ऑफ नंबर ऐसा रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो हम जनरली फॉर लूप प्रेफर करता हूँ, जहाँ पर मालूम है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये अगर क्लियर है तो तब हम फॉर लूप यूज़ करता हूँ। और जहाँ पर वो क्लियर नहीं है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तब हम जनरली व्हाइल लूप प्रेफर करता हूँ। लेकिन हम सभी टाइप में सभी लूप यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फॉर लूप हम जनरली यूज़ करता हूँ सीक्वेंस और सीरीज रिलेटेड प्रोग्राम में। तो वी यूज़ for loop in series related programs. Okay, series related programs. Okay, where we know the starting number and finishing number क्लियरली। तो सीरीज रिलेटेड प्रोग्राम में हम तो क्लियरली पता होता है कि लूप का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा एंड फिनिशिंग नंबर क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से ख़त्म होगा, ये तो क्लियर रहता है। तो तभी हम फॉर लूप यूज़ करता हूँ। और व्हाइल लूप हम यूज़ करता हूँ जहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। तो हम एग्जांपल देखूंगा बाद में, तभी ये क्लियर हो जाएगा। तो अब तक कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जांपल देखूंगा।